सुप्रभात। बच्चों, वर्ग 9 के लिए आज पहला पाठ क्षितिज पुस्तक के माध्यम से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें श्री प्रेमचंद की लिखी हुई बहुत पुरानी कथा है, दो बैलों की कथा। सबसे पहले प्रेमचंद जी के बारे में हम लोग उनका थोड़ा परिचय जान लें। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। उनका जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था और इनकी शिक्षा बीए तक ही हो पाई। घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। शिक्षा विभाग में नौकरी की और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए और सन 1936 ईस्वी में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। उनकी कई कृतियां इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनके इस कहानियों के ऊपर फिल्मांकन भी किया गया, फिल्म भी बनी। इसमें गबन है, गोदान है, आज दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का जो वर्णन किया है वह बड़ा ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया। इसको हम संक्षेप में जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले शीर्षक से स्पष्ट हो जाता है कि इस कहानी का जो मूल भाव है और जो मूल पात्र हैं वे दो बैल हैं और इन्हीं के चारों ओर कहानी घूमती है। प्रेमचंद जी जानवरों के बारे में कहते हैं कि गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है और उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता के आधार पर गधा सचमुच बेवकूफ प्राणी है। गाय सिंह मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो,
उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक अस्थायी विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। इस जानवर का एक छोटा भाई भी है जिसको हम बैल कहते हैं। बैल जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। इस तरह से कहानी प्रेमचंद जी के कलमों के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ती है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि गधे के अलावा अन्य सभी जानवर क्रोधित होते हैं और जो बात उन्हें रास नहीं आती उस पर विरोध प्रकट करते हैं। वे शांत साधुओं और मुनियों की तरह होते हैं और अपने जीवन आदर्श पर दाग नहीं लगाते, चाहे उनकी जितनी दुर्गति हो जाए। वही लोग जब विरोध करते हैं तो उच्च श्रेणी के कहलाने लगते हैं। लेखक के अनुसार गधे का छोटा भाई बैल है, जो सीधा तो है परंतु कभी कभी अड़ियल बन जाता है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकर, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला दिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा दिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। ये बैलों की व्यावहारिकता थी, जिसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह जताने का प्रयास किया कि मनुष्य को इन जानवरों से
कैसे आत्मीयता निभानी चाहिए, यह इन दो बैलों के जीवन से सीखने की जरूरत है। एक बार इसका मालिक झूड़ी गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि मालिक ने हमें बेच दिया। अब मनुष्य तो है नहीं, उन्होंने इतनी समझ अपना कायम रखा और जब उनके मन में यह विचार आया कि उन्हें बेच दिया गया है, तो यह बेचा जाना उनको नागवार गुजरा। झूड़ी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके पुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूड़ी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिए? इस तरह के भाव उन बैलों के मन में उपजते रहे। संध्या हो गई, दोनों बैल नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो दोनों ने राय कर लिया और किसी ने मुंह तक ना डाला। एक तरह से उन्होंने यह पहला विरोध जाहिर किया था। वह आज उनसे छूट गया। अब नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। अब उनके मन में खुरापात जागने लगी। दोनों ने मुख भाषा में राय किया, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुरा डाले और घर की तरफ चले गए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूड़ी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े। चरनी का मतलब नाद, जहां जानवरों को खिलाया पिलाया जाता है, तो चरनी शब्द से इंगित किया गया। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। वही पगहा टूटी हुई जो तोड़ करके वे लोग भागे थे। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। उनको संतोष था कि हम अपने मालिक के घर आ गए, लेकिन गुस्सा भी था मन में कि
इतनी मशक्कत के बाद हम वापस आ पाए। झोड़ी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा दिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। इसका मतलब झूड़ी को भी अच्छा नहीं था, लगा था कि, लेकिन अब संबंध ऐसा था कि उसने उसके झूड़ी के साले ने जब मुंह खोल के मांग लिया होगा, यह इनकार नहीं कर सके और उसके साथ भेज देने का निर्णय लिया गया। खैर, घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसा, इस तरह से। एक बालक ने तो कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झोड़ी के स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। झूड़ी के पत्नी का जलना स्वाभाविक था, क्योंकि हर स्त्री का मायका और मायके के लोग अति प्रिय होते हैं और उनका अपना सगा भाई गया, उन्हें मार कर ले गया था और बैल जब वापस आ गए, इस बात पर उसकी नाराजगी हो रही थी। और केवल जल भून ही नहीं सकी, जल भून करके उसने कहा कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झोड़ी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम्हें तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूड़ी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों के नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। खाए कैसे? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर झांकने लगे। झूड़ी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मजूर कहता है, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। इस तरह से दूसरे दिन झूड़ी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। इस तरह से किसी तरह से वो आगे बढ़े
संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा गया और सूखा भूसा डाल दिया। खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झोड़ी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यह मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है और दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, लेकिन बैलों ने अपना एक भी पांव नहीं उठाया। जैसे ही गया ने हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोती बहुत उत्तेजित हो गया। वह हल समेत ही भागा। परिणाम स्वरूप हल, जुआ, जोत सब टूट गए। हीरा मोती को इशारों में समझाता कि भागना बेकार है और इस बार बहुत पिटाई होगी। मोती उसे मजा चखाने की बात कहता है तो हीरा उसे समझाता है कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। गया बैलों के उत्तेजित स्वभाव को शीघ्र ही भाप गया और उन्हें पकड़ कर ले गया और वही सूखा भूसा उनके आगे डाल दिया। थोड़ी देर बाद एक छोटी लड़की बैलों के मुंह में एक एक रोटी दे जाती है। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ भी हमारी देखभाल करने वाला कोई है। वह भैरव की बेटी थी। वह प्रायः अपनी सौतेली मां से मार खाया करती थी। हीरा और मोती दिन भर काम करते और सूखा भूसा खाकर लड़की के हाथ से 2 रोटियां खाकर खुश रहा करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वे विद्रोह की भावना से ओतप्रोत रहते थे। जब मोती क्रोध से भर जाता तो वह किसी न किसी को मारने की सोचता तो उसे हीरा समझा बुझाकर शांत कर देता था। बच्चों, पहले भाग में आज कहानी का इतना ही अंश हम लोग समझ गए। दूसरे भाग में इसका उपसंहार कर दिया जाएगा। धन्यवाद।